नमस्कार दोस्तों, अभिनव ऑनलाइन क्लास रिंगस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं सुनील कुमार मीणा उपस्थित हूँ आपके सामने एक बार फिर भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर। जैसा कि हम सब ने भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक पढ़ा, प्रस्तावना, प्रियम्बल। प्रियम्बल जो टॉपिक रहा, जो 4 पार्ट्स में रहा, और हर पार्ट के नीचे कमेंट बॉक्स में आपने जो क्वेश्चन पुटअप किए, उन क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं, और उसके साथ साथ और भी प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जिनके संबंध में क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में अक्सर बनते हैं, तथ्यात्मक क्वेश्चन, फैक्ट्स के क्वेश्चन जो बनते हैं, और इनको देखना आवश्यक है क्योंकि वर्तमान जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का, जिसमें तथ्यात्मक क्वेश्चंस भी आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं और उन्हें देखना भी अति आवश्यक है। देखिए एक बार, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन मेरे से पुटअप किया था अमीषा जी ने। क्वेश्चन ये था कि सर आपने ये कहा था कि संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्य उपस्थित हुए, तो क्या दूसरी और तीसरी बैठक में भी 207 सदस्य उपस्थित थे? तो मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं अमीषा जी, 207। एक्चुअल में यहां प्रॉब्लम इसलिए आती है कि जो संविधान सभा की बैठक हुई थी पहली, उसमें कई बुक्स में लिखा हुआ मिलता है 211 सदस्य। यहां एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं मैं, ये 211 सदस्य नहीं बल्कि 207 सदस्य ही उपस्थित थे पहली बैठक में। फिर आप ये कहेंगे कि सर ये 211 का आंकड़ा क्यों आता है, मैं इसको भी एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं। जो पहला सत्र चला था संविधान सभा का 9 दिसंबर से लेकर 1946 से लेकर 22 जनवरी तक 1947, एक्चुअल में इस पहले सत्र में कुल 211 सदस्य उपस्थित थे, किंतु जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें 207 सदस्य उपस्थित थे। अब प्रश्न यह था कि सर सेकंड और थर्ड बैठक में भी 207 सदस्य थे क्या? तो इसका कहीं कोई लिखित उल्लेख नहीं मिलता है, ऐसा कोई प्रश्न बनता भी नहीं है कि दूसरी और तीसरी बैठक में कितने मेंबर उपस्थित रहे। आपको सिर्फ यह याद रखना है कि पहली बैठक में 207 सदस्य उपस्थित थे, उसके बाद 11 दिसंबर को कितने आए, 13 दिसंबर को कितने आए, इनका कोई मेंशन नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कुछ सदस्य किसी बैठक में उपस्थित रहे, कुछ किसी बैठक में उपस्थित रहे, इनका कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है, ना ही ऐसा कोई डेटा मिलता है। सिर्फ ये मिलता है कि पहली बैठक में 207 सदस्य उपस्थित थे। बिल्कुल क्लियर रखिएगा, 211 आंसर नहीं आएगा, 207 आंसर आएगा। इसके साथ मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो 207 सदस्य थे, मैंने पहले वीडियो में क्लियर भी किया था कि पहली बैठक में 207 सदस्य उपस्थित थे। उसका कारण यह था कि मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया था, और जो देशी रियासतों के सदस्य थे उन्होंने भी बैठकों में भाग लेने से मना कर दिया था, संविधान सभा में सम्मिलित होने से मना कर दिया था। अब मैं बात करना चाहता हूं आगे। आपका एक क्वेश्चन और था अमीषा जी का कि सर प्रस्तावना को शोभात्मक आभूषण मात्र क्यों कहते हैं? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया आपने, और इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का एक वाद रखने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाद विवाद है, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, और ये मौलिक अधिकारों को लेकर पहला मामला था जो सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। आपका क्वेश्चन था कि प्रस्तावना को शोभात्मक आभूषण मात्र क्यों कहते हैं, यह क्वेश्चन था। इसको लेकर यह शोभात्मक आभूषण मात्र क्यों कहा जाता है, तो इसको लेकर मैं एक मामला आपके सामने रख रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का। ध्यान से देखिएगा, मामला था ए.के. गोपालन वर्सेज मद्रास राज्य का यह मामला था। ध्यान से रखिएगा, मद्रास राज्य का। कब का मामला था? 1950 का मामला था। डेट भी मैं आपके सामने रख देना चाहूंगा एकदम क्लियर। यह मामला 19 मई का था। 19 मई 1950 का मामला था, ए.के. गोपालन वर्सेज मद्रास राज्य। क्या मामला था? ध्यान से देखिएगा। इस ए.के. गोपालन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया? ए.के. गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। गौर से देखिएगा, प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता।
या न्यायालय में प्रस्तावना को लेकर चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए प्रस्तावना को केवल शोभात्मक आभूषण मात्र कहा जाता है। A.K. गोपालन जी के बारे में बता दूं, ये एक वामपंथी नेता थे। एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, मौलिक अधिकारों को लेकर ये पहला मामला आया था। हालांकि इतनी खुलकर व्याख्या मौलिक अधिकारों की इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की थी, लेकिन फिर भी संविधान लागू हमें पता है 26 जनवरी को हुआ और उसके जस्ट बाद का ये मामला है 19 मई 1950 का। बड़ी बात यह है कि 19 मई 1950 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मामले में आ गया था। एक छोटी सी बात याद रखना दोस्तों, मामला जब सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है और एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उस मामले में आता है, मामला हमेशा उस दिन के नाम से रजिस्टर्ड होता है जिस दिन मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। यह बेहद इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा क्लियर रखिएगा कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है मामले में, मामला हमेशा उसी दिन के मामले से रजिस्टर्ड होता है। और यह निर्णय आया था 19 मई 1950 को। A.K. गोपालन जी का मामला था, मद्रास राज्य का मामला था, 19 मई 1950 का था। रिपीट कर देता हूं, और इसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। और चूंकि प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए दोस्तों प्रस्तावना को शोभात्मक आभूषण मात्र कहा जाता है। एक क्वेश्चन था ये। 2 क्वेश्चन थे आपके हमेशा जी। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा आगे अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अपनी जो ये क्लास है, इस क्लास का उद्देश्य ये है कि जो क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में पुटअप किए प्रस्तावना को लेकर, और उसके साथ जो प्रस्तावना से संबंधित कुछ फैक्ट्स रह गए थे, उन फैक्ट्स को देखना है इस क्लास का उद्देश्य। देखिए, एक क्वेश्चन था कि सर प्रस्तावना को सबसे पहले किस देश ने अपनाया? तो प्रस्तावना को सबसे पहले संविधान में जोड़ने वाला देश अमेरिका। यह देवीलाल जी का क्वेश्चन था शायद, तो वो देश था अमेरिका। अब मैं बात करना चाहता हूं आगे एक और क्वेश्चन इसके साथ। देवीलाल जी का एक क्वेश्चन और था कि सर प्रस्तावना का वह कौन सा शब्द है जो नागरिकों को वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो इसमें कमेंट बॉक्स में मैंने रिप्लाई किया भी था, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। देखिए, मैंने आपके सामने 3 प्रकार के न्याय की बात की थी प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। देवीलाल जी का क्वेश्चन था कि सर प्रस्तावना का कौन सा शब्द है जो नागरिकों को वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, राजनीतिक न्याय। इसका क्रॉस रिप्लाई आया था मेरे पास कमेंट बॉक्स में कि सर अमेरिका, सॉरी माफी चाहूंगा, कि सर लोकतंत्र शब्द जो है वो वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं देवीलाल जी कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है कि प्रस्तावना का कौन सा शब्द भारतीय नागरिकों को वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, तो इसका आंसर आपके लिए राजनीतिक न्याय आएगा, न कि लोकतंत्र। अब मैं बात करना चाहता हूं आगे के क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन मेरे पास था, सोहनलाल जी ने पुटअप किया था शायद, मैं एक बार देख लेता हूं ये क्वेश्चन किन्होंने पुटअप किया था। शायद ये क्वेश्चन सोहनलाल जी ने पुटअप किया था। जी हां, कि सर प्रस्तावना का जो प्रावधान था वो सबसे पहले किस भारत शासन अधिनियम में रखा गया? एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, 1919 का भारत शासन अधिनियम। सबसे पहले 1919 के भारत शासन अधिनियम, जिसे कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं, इसमें प्रस्तावना का प्रावधान रखा गया था। यह बात याद रखना। इसके साथ ऑप्शन में एक ऑप्शन यह भी मिलता है 1935। जी नहीं, 1935 के भारत शासन अधिनियम में अलग से कोई प्रस्तावना का प्रावधान नहीं था, बल्कि जो 1919 के अधिनियम में प्रस्तावना रखी गई थी उसी को रिपीट किया गया था। अब मैं बात करना चाहता हूं आगे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन से क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में पुटअप किए थे, उनकी मैं एक बार चर्चा करना चाहूंगा। और क्या क्वेश्चन था एक बार देख लेना चाहूंगा मैं। एक क्वेश्चन था, हम भारत के लोग, इसके ऊपर मैं एक बार चर्चा कर भी चुका था, लेकिन एक बार थोड़ी सी चर्चा और कर लेना चाहता हूं। 1-2 फैक्ट के क्वेश्चन यहां से और बता देना चाहता हूं। ये जो हम भारत के लोग शब्द है ना, हमेशा ध्यान रखना,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो पहला वाक्य है, हम भारत के लोग, इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग ये निकलता है दोस्तों, अगर प्रश्न बने भारतीय संविधान का स्रोत, देखिए मैं इसको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। तो भारतीय संविधान का स्रोत है जनता। और यह बात कहां से स्पष्ट होती है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारतीय जनता है? तो यह बात यहां से स्पष्ट होती है, हम भारत के लोग जो शब्द हैं ये इस बात को क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? जनता। इसको लेकर संविधान सभा में एक बहस भी हुई थी दोस्तों कि हम ये जो कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जो लोग संविधान सभा में बैठे हुए हैं क्या उन्हें सीधे जनता द्वारा चुना गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा था कि हम जो यहां बैठे हुए हैं संविधान सभा में, जो देश के लिए संविधान बनाने का काम कर रहे हैं, उनकी अपनी क्या हैसियत है? ये खुद अंबेडकर साहब के शब्द थे कि हमारी जो खुद की क्या हैसियत है, ये जो हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं, इस संविधान का निर्माण हम जो कर रहे हैं ये जनता द्वारा चुना, ये जो सदस्य बैठे हैं यहां पे, ये सदस्य जनता द्वारा चुने गए हैं। भले ही इनका चुनाव जनता ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया, लेकिन किंतु हम नेतृत्व तो भारतीय जनता का ही करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट उस समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी दोस्तों कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुनाव करवाए जा सकें। इस बात पर जवाब देते हुए अंबेडकर साहब ने कहा था, इसलिए याद रखना भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? जनता। और एक बात और बता देना चाहता हूं, भारत में सर्वोच्च शक्ति, मैंने एक क्वेश्चन शायद देवीलाल जी ने ही पुटअप किया था या किसने पुटअप किया था, एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि सर भारत में सर्वोच्च शक्ति निहित है। एक बार गौर करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। भारत में सर्वोच्च शक्ति निहित है दोस्तों, इसका सीधा सीधा आंसर आएगा जनता। और ये बात भी कि भारत में सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है, ये बात भी हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य जो है, हम भारत के लोग, जो वाक्य है इसको पढ़ने से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? जनता। तो जो पहला वाक्य हमने देखा, हम भारत के लोग, उससे दो बातें स्पष्ट हो रही है मोटी मोटी। एक तो भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो जनता है, और एक दूसरी बात, भारत में सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। लेकिन याद रखना दोस्तों, अगर क्वेश्चन बने भारतीय संविधान का स्रोत तो भारतीय जनता, एक भारतीय संविधान में सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित, तो भी जनता आंसर आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पुटअप हो भारत में सर्वोच्च है, ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वोच्च है, और ऑप्शन बने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट और संविधान, तो भारत में सर्वोच्च कौन है दोस्तों? भारत में सर्वोच्च है संविधान। कौन है? संविधान। क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, भारत में सर्वोच्च शक्ति निहित है तो जनता, और भारत में सर्वोच्च है तो आपका आंसर आएगा संविधान। अब मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों थोड़ी सी आगे। देखिए, एक दो क्वेश्चन जो प्रस्तावना से हटके थे, मैं एक बार बात करना चाहूंगा उनकी। कुछ क्वेश्चन थे कि सर विधेयक में और अधिनियम में क्या अंतर है? अंग्रेजी में विधेयक को बिल बोलते हैं, अधिनियम को एक्ट बोलते हैं। एक तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और था कमेंट बॉक्स में कि सर बर्खास्त में निलंबित में क्या अंतर है? तो एक बार दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं आपको कि ये जो क्वेश्चन है वो प्रस्तावना से हटके हैं। मैं इनकी भी चर्चा करूंगा आपके सामने, लेकिन एक बार आज मैं जो क्लास लेकर आया हूं वो केवल प्रियम्बल को लेकर है। प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करूंगा। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे उसमें जो आपके ओवरऑल क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा चाह रहा हूं कि अपन टॉपिक से ना हटे, एक बार जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हीं की चर्चा करें अपन, तो टॉपिक ज्यादा अच्छे से अपन क्लियर कर पाएंगे, टॉपिक से ना हटे। उन क्वेश्चंस की भी बात करूंगा बाद में। एक क्वेश्चन और था राजपाल जी का कि सर धर्म विहीन राजनीति मृत्यु के समान, हमें पता है गांधी जी ने कहा था ऐसा, लेकिन इनकी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, लेकिन जब हम प्रियम्बल को फिनिश करेंगे उसके बाद एक क्लास और रख लेंगे अपन, जिसमें आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनकी भी अपन चर्चा कर लेंगे। अब मैं बात करना चाहता हूं आगे। एक फैक्ट का ही क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं कि प्रस्तावना जो शब्द है, ये प्रस्तावना को लेकर हमने बात की थी कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण अंग है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में कही थी।
ये बात हमने क्लियर की थी। एक बार मैं इस मामले को दोबारा से स्पष्ट करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं? एक दो फैक्ट के क्वेश्चन इसमें और हैं, इसलिए मैं इस मामले को एक बार फिर से लेना चाहता हूं आपके सामने। केशवानंद भारती मामले में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण अंग है, प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात मैंने आपके सामने रखी थी। बात करना चाहता हूं दोस्तों आगे। केशवानंद भारती जो मामला था उसमें यह बात आई सामने। एक बात याद रखना, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय और दिया था, और वो निर्णय क्या था? वो निर्णय यह था, पंथ निरपेक्षता शब्द, कितना बढ़िया फैक्ट का प्रश्न हो सकता है दोस्तों, देखना। पंथ निरपेक्षता, सेकुलर, पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया था। कितना अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान का मूल ढांचा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में घोषित किया? तो आपका आंसर आएगा केशवानंद भारती मामला, जो 1973 का था, केरल राज्य का यह मामला था। एक बात और करना चाहता हूं दोस्तों, पंथ निरपेक्षता जो शब्द है, इस पंथ निरपेक्षता शब्द को, यह बात मैंने बता दिया कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया था। बात करना चाहता हूं आगे। पंथ निरपेक्षता शब्द संविधान में जोड़ने की बात सबसे पहले रखी किसने थी? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है तथ्यों का। पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने की बात बृजेश्वर प्रसाद ने रखी थी। देखिएगा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने की बात सबसे पहले बृजेश्वर प्रसाद जी ने रखी थी, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। आप जानते हैं यह शब्द बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था, लेकिन जब प्रस्तावना को स्वीकार किया गया, और कब स्वीकार किया गया इसकी भी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर पहले करूंगा। उस समय सबसे पहले पंथ निरपेक्षता शब्द रखने की बात बृजेश्वर प्रसाद ने रखी थी, किंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया। एक बात और बता दूं दोस्तों, फैक्ट का प्रश्न, इसके साथ साथ डीडी बसु, दुर्गादास बसु, दुर्गादास बसु जी ने, ये जो बृजेश्वर प्रसाद जी ने पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने की बात की थी, इसके बारे में आलोचना करते हुए कहा कि पंथ निरपेक्षता जो शब्द है, ये जो उस समय तो स्वीकार नहीं किया गया था, बाद में जब ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। एक बार दोबारा क्लियर करना चाहता हूं, बृजेश्वर प्रसाद जी ने पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने की बात कही, इसे अस्वीकार किया गया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जब यह पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, इसकी आलोचना करते हुए दुर्गादास बसु जी ने यह कहा कि पंथ निरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ने से क्षति हुई है, फायदे की जगह क्षति हुई है, ऐसा दुर्गादास बसु जी ने कहा था पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने के संबंध में। एक बात और करना चाहता हूं, अभी अभी मैंने बोला भी कि प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया। देखिए, स्वीकार दोस्तों 17 अक्टूबर 1949। एक बार ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान पर कुल 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे? 3। पहला वाचन था 4 नवंबर से 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और तीसरा वाचन जो था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। एकदम क्लियर रखना दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो याद रहे, प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 17 अक्टूबर 1949 को स्वीकार किया गया। यह प्रश्न भी पुटअप किया जा सकता है, यह बात भी ध्यान रहे। अब मैं बात करना चाहता हूं आगे, दोबारा स्पष्ट करना चाहता हूं दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 17 अक्टूबर 1949 को। अब बात करना चाहता हूं आगे, एक दो क्वेश्चन और है फैक्ट के।
अभी मैं एक बार वापस आऊंगा उन क्वेश्चंस पे जो कमेंट बॉक्स में थे, एक बार ये फैक्ट के प्रश्नों की मैं बात कर लेता हूं। देखिए 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा के समक्ष एक बात रखी गई और वो बात ये थी कि प्रस्तावना को संविधान का अंग बनाया जाए। प्रस्तावना को संविधान का अंग बनाया जाए, ये बात रखी किसने? तो ये बात रखी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। एवं इसके साथ ये भी क्लियर कर दूं, इस बात को स्वीकार भी किया गया था कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाएगा। इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकृति भी प्रदान की गई थी। अगर प्रश्न बने प्रस्तावना को संविधान का अंग बनाने की बात सर्वप्रथम संविधान सभा में किसने कही, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी 17 अक्टूबर 1949 को। इसके साथ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन था, वो क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि सर प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण अंग, ये बात किसने कही थी? तो एकदम क्लियर रखना, प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण अंग, ये बात पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने कही थी। एक क्वेश्चन ये था। और जो आपके क्वेश्चन थे मैं एक बार देख लेता हूं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन क्या थे, क्लियर करते हैं उनको भी। देखिए एक क्वेश्चन था प्रतिभा जी का, हालांकि क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन इसकी लैंग्वेज मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, शब्दावली। देखिए मैंने कहा था कि प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली, किसने कहा था? के.एम. मुंशी साहब ने। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली या राजनीतिक जन्म पत्री कहा था के.एम. मुंशी जी ने। अंग्रेजी में जन्म कुंडली को या राजनीतिक जन्म कुंडली को कहते हैं पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। तो सीधा प्रश्न बन जाए कि प्रस्तावना को संविधान का पॉलिटिकल हॉरोस्कोप या हिंदी में बात करूं तो राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्म पत्री किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी जी ने कहा था। एक क्वेश्चन प्रतिभा जी का ये था। अब आगे मैं बात करना चाहता हूं और क्वेश्चन जो आपके थे कमेंट बॉक्स में, एक बार मैं उनको भी क्लियर कर देना चाहता हूं। मोटे मोटे क्वेश्चंस जो आपके थे वो ये थे दोस्तों प्रस्तावना को लेकर। अब मैं प्रस्तावना से रिलेटेड एक अति महत्वपूर्ण बात आपके सामने और रख देना चाहता हूं। अंत में प्रस्तावना को मैं फिनिश कर रहा हूं आज। जो कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन पुटअप किए थे वो मैंने क्लियर किए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो, भूलवश मेरी नज़र में ना आया हो, तो एक बार अपन बाद में फिर देख सकते हैं। एक आधा क्वेश्चन ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन पुटअप करते रहिएगा। एक लास्ट बात आपके सामने प्रस्तावना को लेकर रख देना चाहता हूं। देखिए कई दफ़ा बच्चों के जहन में ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि सर प्रस्तावना जो है, मैंने पहली क्लास में ये बात स्पष्ट की भी थी कि प्रस्तावना है क्या, तो मैंने एकदम क्लियर किया था, हमेशा दिमाग में रहे प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, वो प्रस्तावना में निहित है। और हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, वो प्रस्तावना है। हमारे संविधान में जो कानून है उनका विस्तार कहाँ तक है, वो प्रस्तावना है। हमारे संविधान में जो कानून है वो लागू कब होते हैं, वो सब प्रस्तावना में है। इन सब चीज़ों का उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना को लेकर जो क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में पुटअप किए, मैंने उनको क्लियर करने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने बनता है तो एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में पुटअप कीजिएगा। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ये जो पार्ट 5 प्रस्तावना का आपके सामने रखा गया है, इसको लाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि प्रस्तावना को लेकर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्लियर हो सकें, तथ्यात्मक जो आंकड़े थे वो आपके सामने क्लियर हो सकें। और जाते जाते एक जहन में मेरे एक बात और आ रही है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना दोस्तों, एकदम क्लियर रखना, उद्देश्य प्रस्ताव कुल 2 बार रखा गया था। मैं एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। पहली बार रखा था, मैंने बताया आपको 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि 13 दिसंबर 1946 को रखा, बहस हुई, लेकिन संविधान सभा में इसको पारित नहीं किया गया। और पारित न करने का कारण था मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था पहली बैठक का, और देशी रियासतों के स्तर से भी सम्मिलित नहीं हुए थे। तो एक संविधान सभा के स्तर से थे M.R. जयकर साहब, आप जानते हैं, जाने माने वकील और संघीय न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके थे भारत की तरफ से, M.R. जयकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। इन दोनों ने ही
उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने का विरोध किया था, और कारण मैंने बता दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा में नहीं थे। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को एक बार फिर रखा था 22 जनवरी को, और एक ऐतिहासिक भाषण दिया था कि कब तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि मुझे बड़ा दुख है, बड़ी संवेदना है कि हमारे मुस्लिम लीग के जो भाई हैं वो संविधान सभा की बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कब तक इंतजार करेंगे और कब तक उद्देश्य प्रस्ताव को रखेंगे। तो हमें अब उद्देश्य प्रस्ताव पर बहस हो चुकी है, इसे पारित करना चाहिए। एक दमदार भाषण रखा था 22 जनवरी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष। उसके बाद, इस भाषण के बाद उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। और दोस्तों याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव में कुल मोटे मोटे 8 बिंदु थे। कितने बिंदु थे? 8 बिंदु थे। इन 8 बिंदुओं की चर्चा डिटेल में हम करेंगे। अब मैं बात करूंगा आगे, यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है। उद्देश्य प्रस्ताव पहली बार कब रखा? 13 दिसंबर 1946। दोबारा कब रखा गया? तो याद रखना 22 जनवरी 1947 को रखा गया था। और कारण मैंने बता दिया है कि पहली बार इसका पारित न करने का विरोध किया था M.R. जयंकर साहब ने, और अंबेडकर साहब ने कि इसे पारित ना किया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा की बैठकों में सम्मिलित नहीं हो रहे थे। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना को लेकर हमने चर्चा की। पार्ट 5 में जो क्वेश्चन बन सकते थे उनको देखा हमने। बाकी हम बात करेंगे, अगली जो हमारी क्लास होगी, वो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो मौलिक अधिकारों को लेकर होगा। उससे पहले मैं कोशिश करूंगा आपके सामने, मेरे सामने कल एक क्वेश्चन आया था कि सर विधेयक और एक्ट में क्या अंतर है, बर्खास्त और निलंबित क्या होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि इन सब मुद्दों को लेकर एक क्लास रख ली जाए, जिसमें बेसिक आपके जो है, एक क्वेश्चन ये भी था कि सर संविधान संशोधन कैसे होते हैं, 2 प्रकार से कैसे होते हैं, 3 प्रकार से कैसे होते हैं, अनुच्छेद 368 क्या है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली जो अपनी क्लास रहे उसमें आपको ये बेसिक बताया जाए कि विधेयक क्या है, एक्ट क्या है, बर्खास्त क्या होता है, निलंबित क्या होता है, 368 के तहत संशोधन कितने प्रकार से होते हैं, कुल संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होते हैं, और वो कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।